किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशनल मोशन क्रिएट करनी है तो आपको किस तरीके से आप रोटेशनल मोशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, कंडीशन फॉर रोटेशनल मोशन। ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टडी द कंडीशन फॉर रोटेशनल मोशन एंड वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्ट will not do linear motion but only rotational motion. We are going to ensure that the object will only do rotational motion, it will not be doing linear motion. ठीक है ना, यानी हम ऐसी मोशन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट सिर्फ रोटेशनल मोशन करेगा, लीनियर मोशन नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि एक पंखा जब चलता है, फैन, a ceiling fan only do rotational motion, it do not do any linear motion. So we are going to study those conditions for rotational motion. For rotational motion, two forces equal and opposite are required, which have some perpendicular distance between them and their line of action will never intersect. ठीक है जी, तो आपके पास कंडीशंस फॉर रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन करने के लिए आपको दो फोर्सेस चाहिए, एक फोर्स से रोटेशनल मोशन नहीं होती है। ठीक है, थोड़ी सी ऑकवर्ड सी बात है, लेकिन आगे सुनिए। रोटेशनल मोशन के लिए वी रिक्वायर टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट। दो फोर्सेस चाहिए इक्वल एंड अपोजिट, which have some perpendicular distance between them. इनके दरमियान में थोड़ा सा perpendicular distance भी होना चाहिए। ठीक है जी, and their line of action will never intersect, और इनके line of action को भी बिल्कुल intersect नहीं करना चाहिए। यानी अगर हम इनके line of actions को extend करें तो line of action should never intersect, they should always be parallel to each other. तो ऐसी forces जो है इनको हम कहते हैं couple of forces। ठीक है, such forces are called couple। ऐसी फोर्सेस को हम बोलते हैं कपल। ठीक है, तो two forces equal and opposite, they must have some perpendicular distance between them and their line of action should never intersect. Such forces are called couple or couple of forces। ठीक है जी, तो दिस इज एक्चुअली कंडीशन फॉर रोटेशनल मोशन। यानी आपको किसी ऑब्जेक्ट में अगर रोटेशनल मोशन करवानी है तो एक फोर्स से काम नहीं चलेगा, दो फोर्सेस चाहिए होंगे। दो फोर्सेस होंगे, दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे और उनके दरमियान में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करेगा। ऐसा ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ कौन सी मोशन करेगा? रोटेशनल मोशन। ठीक है जी, इसको नोट डाउन कर लें। किसी के जहन में कोई डाउट है इस यहाँ जो मैंने लिखा है तो बारे में पूछ लेते हैं। If anybody is having any doubt, जी सर कैन यू रिपीट, क्योंकि मेरा इंटरनेट सही नहीं था तो आई जॉइन लेट। ठीक है बेटा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कपल ऑफ फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं रोटेशनल मोशन की, कि ऑब्जेक्ट को रोटेशन मोशन करवाने के लिए आप किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाएंगे। तो रोटेशनल मोशन करवाने के लिए आपको एक नहीं दो फोर्सेस चाहिए। यू रिक्वायर टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट। दो फोर्सेस हो, इक्वल और अपोजिट हो। ठीक है, देयर मस्ट बी सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए और इनके लाइन ऑफ एक्शंस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए।
ऐसी फोर्सेस जो इक्वल और अपोजिट हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी हो, लाइन ऑफ एक्शन भी इंटरसेक्ट ना होता हो, तो इन फोर्सेस को हम कहते हैं कपल। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कपल। जी, इज दैट क्लियर एवरीवन नाउ? Yes, sir. ठीक है। असल में कपल जो होते हैं वो भी बेचारे इक्वल एंड अपोजिट ही होते हैं। उसी चीज को देखते हुए यहाँ पे फिजिसिस्ट ने बेचारों ने उनका नाम रख दिया है। ठीक है ना? बेगम कुछ कह रही होती है, हस्बैंड कुछ कह रहे होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं असल में, तो उसी चीज को देखते हुए इसका नाम भी इन्होंने कपल रखा है। ठीक है जी, कॉपी हो गया ये? जी सर। जी, जी सर। जी सर। हाँ सर। तो कपल ऑफ फोर्सेस के लिए हमें टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट चाहिए और इनके दरमियान में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो वो कपल ऑफ फोर्सेस कहलाएंगे। ठीक है जी, चलिए एक ये क्वेश्चन कीजिए जरा आप लोग। बल्कि इसको पहले थोड़ा और कंटिन्यू कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसको आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। द टोटल मूवमेंट क्रिएटेड बाय कपल इज कॉल्ड टॉर्क। तो जो टोटल मूवमेंट ये कपल क्रिएट करता है, टोटल मूवमेंट जो कपल बना रहा होता है, उस टोटल मूवमेंट को हम बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क फॉर्मूला होता है F इंटू डी। दिस इज फॉर्मूला फॉर टॉर्क। डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स it is a product of single force in couple with the it is a product of force in the couple with perpendicular distance between them. By the way, डेफिनेशन मैंने इतनी डिटेल में लिखी है कि इससे आपको टॉर्क बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सिंगल फोर्स, यानी टॉर्क में बाय द वे दो फोर्सेस हैं, कपल है, लेकिन आपने क्या लेना है? सिर्फ एक सिंगल फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है। दोनों के मैग्नीट्यूड को टॉर्क कैलकुलेट करते हुए नहीं इस्तेमाल किया जाता। इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ सिंगल फोर्स इन ए कपल विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी आपको टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए कपल में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लें, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लें और सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दें कपल या दोनों फोर्सेस के दरमियान में जो टोटल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे, तो आपको उन दोनों का टॉर्क मिल जाएगा। दैट विल सिंपली गिव यू टॉर्क। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट इज ऑल्सो न्यूटन मीटर। ठीक है जी, विच इज एज सेम एज मोमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे बताइए सबसे पहले कि इसमें से कौन कौन सी फोर्सेस कपल है। ठीक है जी, पे अटेंशन। क्या ये दो फोर्सेस कपल हैं? नो नो, सर। नो, क्यों कपल नहीं है? ये सर इक्वल नहीं। दे आर नॉट इक्वल। इज नॉट इक्वल नहीं है, बिल्कुल सही है। अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। अच्छा जी, क्या ये दो फोर्सेस कपल है? नो, नो नो सर। सर।
No, नो, sir. क्यों नहीं है If they're कपल? not opposite to Opposite each नहीं other. है sir. Same direction. बिल्कुल सही है, नॉट अपोजिट। क्या ये दोनों फोर्सेस कपल है? No, sir. नो नो सर। सर, इंटरसेक्ट तो कर रही है वो बिल्कुल लाइन सही ऑफ है, एक्शन। ये इंटरसेक्ट, Perpendicular distance. हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट हो रहा है ना, इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन? जी, क्या ये कपल है? Yes. जी सर, Yes, ये sir. होगा। ये कपल है क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है और इनके दरमियान में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो दीज आर एक्चुअली कपल। और ये दोनों क्या जनरेट कर रही होंगी? दे आर प्रोड्यूसिंग टॉर्क। ठीक है जी, इज दैट क्लियर एवरीवन? जी सर। अच्छा जी, Yes, sir. अच्छा फिर एक बात बताइए, अगर टॉर्क से ही कोई ऑब्जेक्ट घूम सकता है तो मूवमेंट में सिंगल फोर्स से कैसे घूम रहा था ऑब्जेक्ट? इसका क्या आंसर देंगे आप लोग? मूवमेंट में हम एक फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को घुमा लेते थे ना, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जी किसी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए दो फोर्सेस चाहिए, तो ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गई दोनों चीजों के अंदर? एक जगह हम सिंगल फोर्स से ऑब्जेक्ट घुमाते हैं, दूसरी जगह हम लिख ये रहे कि नहीं दो फोर्सेस से ऑब्जेक्ट घूमता है, ऐसा कैसे हो सकता है जी? Sir, because rotation है. रोटेशन है, ठीक है, चले उसको देख लेते हैं, अभी डिटेल से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक हो गया? कॉपी छाप लिया आप लोगों ने ये? Yes, जी sir. sir. जी सर। देखिए जनाब, ये एक रिजिड रॉड है, यहां से पिवटेड है, आपने इस पे यहां पे ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है ना, इस पे कैसा मूवमेंट क्रिएट हुआ? क्लॉकवाइज, ठीक है ना, सही है भाई? अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर ये रॉड पिवटेड ना होती और आप यूं नीचे की तरफ इस पे फोर्स लगाते, तो क्या ये ऑब्जेक्ट घूमता या नीचे चला जाता? नहीं घूमता सर, नीचे चले आता। ये मूव डाउनवर्ड्स हो जाता, ठीक है जी। जी, तो पिवट होने से क्या हुआ? पिवट होने से ये हुआ कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे जाने की कोशिश करते हैं जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये पॉइंट पिवटेड है, फिक्स पॉइंट है, आपने यहां किया है एक्शन, तो ये पिवट यहां से क्या अप्लाई कर देगा जी? क्या अप्लाई Upward करे? force. अपवर्ड फोर्स, जिसको न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या बोलेंगे, क्या अप्लाई करेगा ये? रिएक्शन। जारिफ साहब, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से ये जो एक्शन रिएक्शन का फोर्स होता है, ये इक्वल होता है या अनइक्वल होता है? सर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये मुझे भी पता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता सर ऑपोजिट सॉरी इक्वल होगा है? रिएक्शन। इक्वल होता है। तो इस दुनिया में कभी भी सिंगल फोर्स नहीं बनती। न्यूटन का सेकंड लॉ इंतहाई, थर्ड लॉ इंतहाई डीप है, वो ये कह रहा है इस दुनिया में कभी भी सिंगल फोर्स बनती ही नहीं है। कहीं भी तुम एक्शन करोगे, जवाब में तुम्हें क्या मिलेगा? वहां रिएक्शन मिलेगा, और वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। जितना तुम एक्शन करोगे उतना ही तुम्हें रिएक्शन मिलेगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, और भी इसकी काफी डेप्थ है, लेकिन अभी के हिसाब से मैं इसको इतना बोल रहा हूँ सिर्फ, ठीक है जी। तो बाय द वे, हमने यहां से फोर्स लगाया नीचे की तरफ, एक्शन, जवाब में हमें पिवट से क्या मिल गया? रिएक्शन। क्या ये टॉर्क की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी? कपल नहीं बन गया ये? देखिए, Yes, sir. ठीक है, तो यस ये सर, कपल ही बन गया आपके पास। एक्चुअली में मूवमेंट के केस के अंदर हम लोग दूसरा फोर्स पिवट से उधार ले रहे होते हैं रिएक्शन के थ्रू। अगर कोई ऑब्जेक्ट पिवटेड ना हो तो उस केस में हमें उसको घुमाने के लिए दो फोर्सेस चाहिए होंगे, लेकिन पिवट करने का हमें एक एडवांटेज ये मिल जाता है कि हम सिंगल फोर्स लगाते हैं और दूसरा फोर्स हमें रिएक्शन से पिवट से मिल जाता है, और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट में टॉर्क जनरेट हो जाता है और ऑब्जेक्ट घूम जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? जी, Yes, sir. मशहूद समझ Yes, आया sir. ये? जी sir. इमाद साहब बड़े खामोश खामोश हैं आज आप। ठीक है सर, जा दे। जी, फरिया बेटा, इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है,
तो किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए हमें दो फोर्सेस चाहिए होते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस की जरूरत होती है। पिवट के केस के अंदर हमें दूसरा फोर्स खुद ब खुद पिवट से रिएक्शन के थ्रू मिल रहा होता है, हमें दूसरा फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, हम एक फोर्स लगाते हैं, दूसरा रिएक्शन से मिल जाता है और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट करके घूम जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? जी सर। क्वेश्चंस पे आ जाए अब इसके जरा। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या हम दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं? जी, नो सर, सिंगल फोर्स का मैग्नीट्यूड लेके उसको एक दोनों, मिनट। हाँ, उनको दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी। जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नजर आ रहा है? टू पैरेलल फोर्सेस to each of magnitude F are acting on the body as shown. What is the magnitude of the torque on the body produced by these forces? Torque का सर क्या ए, क्या आंसर होगा? बी, ओ यस, बी, बी, D for dog और B for ball? बी, पर सर बी फॉर बॉल। B for ball और D for dog कौन कह रहा है? जी आयशा, D for dog या B for ball? सर मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा जी बेटा, एक अजीबो गरीब से शेप का ऑब्जेक्ट है, उस पे हमने दो फोर्सेस लगा दिए हैं, एक फोर्स यहाँ से लगा दिया है, एक फोर्स यहाँ से लगा दिया है। ये दोनों फोर्सेस आपको दिख रहा है कि कपल की लॉजिक को सेटिस्फाई कर तो रहे हैं, है ना, इक्वल है, अपोजिट है और उनके दरमियान में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, तो यकीनन ये टॉर्क बना रहे होंगे। ये बताओ कि इनका टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है, क्या टॉर्क होगा इनका, इक्वेशन बताओ इसको। जी फरिया, इमाद साहब, क्या टॉर्क जनरेट हो रहा है यहाँ बी पे? होगा। बी फॉर बॉल। फरिया, बॉल? सर ए नहीं होगा। ए नहीं होगा। अच्छा, देखो बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में, इन दोनों के से 90 डिग्री का एंगल, क्या ये एस डी वाला डिस्टेंस बना रहा है क्या? जी, अगर मैं इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करूं तो क्या ये एस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है या कुछ और एंगल बना रहा है? कोई और एंगल। कोई और एंगल बना रहा है, लेकिन हमें तो बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो ये एस क्या एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। और इस वाले के साथ भी क्या बना रहा है ये? तो ये इन दोनों के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करें, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लें या एक का ही मैग्नीट्यूड लें? ए का। एक का। और इनके दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एस। क्या आंसर होगा? बी होगा सर। बी। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होइएगा अपने माइंड के अंदर कि टॉर्क मुझे जब कैलकुलेट करना है तो बस मैं एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेके उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम से मल्टीप्लाई करूंगा, दैट्स इट। क्लियर है भाई ये? इमाद, यस। इमाद साहब क्लियर है? जी सर। ठीक है, इसका आंसर कौन देगा क्वेश्चन नंबर 17 का? Which of the two quantities are always in same direction? जी जैद, क्या आंसर होगा इसका? ऐसी कौन सी दो क्वांटिटीज है जो हमेशा सेम डायरेक्शन में होती हैं? फरिया, ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं, क्या आंसर है बेटा इसका? जारिफ, मशहूद, क्या आंसर होगा इसका? सर बी। 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 बी फॉर ई। बॉल। यस सर। बी फॉर बॉल, तुक्का। बिल्कुल सही है बेटा। फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं। वेलोसिटी एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है सेम डायरेक्शन में हो, क्योंकि डीसेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, फोर्स भी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगाई जा सकती है। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी आगे जा रही है तो ब्रेकिंग फोर्स पीछे की तरफ काम करता है, लेकिन जिस साइड पे आप फोर्स लगाएंगे उसी साइड पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसको नोट करके रखिए अपने पास। ऐसी कौन सी दो क्वांटिटीज हैं जो हमेशा सेम डायरेक्शन में होती हैं? फोर्स एंड एक्सेलरेशन। एनी क्वेश्चंस? कोई सवाल है इसमें किसी को? नो सर।
No, sir. No, sir. जी उसैद साहब, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए. 8 Newton forces are acting at each end of the beam of 0.6 meter. The forces are parallel and act in opposite direction. The angle between the forces and the beam is 60 degree. What is the torque of the couple exerted by the beam? Torque कितना है यहाँ पे? जी टॉर्क के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस में 0.6 लेना चाह रहा हूं, तो मैं फोर्स को 8 न्यूटन लूंगा या फोर्स का कंपोनेंट बनाऊंगा? कंपोनेंट. सर कंपोनेंट. कॉम्पोनेंट Component. ये दो आंसर कंपोनेंट्स B है. हम बना सकते हैं. जी इफ दिस एंगल इज 60, दिस एंगल, जी ये एंगल मेरे पास 60 है. जी ये एंगल कितना होगा बच्चों? 60 हो जाएगा. क्या हमें 8 cos थीटा वाला कंपोनेंट चाहिए टॉर्क के लिए या 8 sin थीटा वाला? 8 sin Sir, theta. 8 sin. तो टॉर्क इज इक्वल टू 8 sin थीटा. क्या इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूं क्योंकि दो फोर्सेस हैं? No. नो, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड एक फोर्स का लिया जाता है. इसको मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, क्योंकि अब ये डिस्टेंस 90 डिग्री पे आ गया है इसमें. B. क्या आंसर आ रहा है? B is the Sir, answer. B. 4.2. समझ आया है सबको? उसैद साहब, जी सर. बेटा जाग रहे हो, सो रहे हो? जी सर. जी सर, समझ में आ गया. फरीहा बेटा, एनी क्वेश्चंस? आयशा, हुदा? No, sir. नहीं सर. No, ठीक है. sir. टॉर्क क्लियर हो गया सबको? जी सर. ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं इसके थोड़े से. A rigid circular disk of radius r has its center at x. Number of forces of equal magnitude act at the edge of the disk. All of the forces are in the plane of the disk. Which arrangement provides the moment of magnitude 2fr about x? जी बच्चों, Sir, B. क्या आंसर है? B. डी है C. सर आंसर. बी आंसर है, बिल्कुल सही है. देखो बेटा, ये आर है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2R. 2r. और टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा f मल्टीप्लाई बाय 2r. तो टॉर्क कितना हो जाएगा? 2fr. यहाँ फोर्स को डबल नहीं किया, डिस्टेंस डबल है, क्योंकि दोनों के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस टोटल लिया जा रहा है. ठीक है जी, दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, आसान सवाल है ये. अच्छा, हाँ भाई. Which pair of forces acts as a couple on the circular disc? सर ए. ये तो खैर मैंने ही बनाया था ये वाला सवाल. सही है, ए. गुड, शाबाश. हाँ जी, ये सवाल आ गया. गुड, आ जाए भाई इस सवाल पे. A spindle is attached to one end of the center of a lever of 1.2 meter long, and at its other end to the center of the disc of radius 0.2. A cord is wrapped around a disc, passes over a pulley, and is attached to 900 Newton weight. What is the minimum force applied to each end of the lever that could lift the weight? By the way, ये जो लीवर पे आप दो फोर्सेस लगा रहे हैं, ये क्या जनरेट कर रहे हैं? ये टॉर्क बना रहे हैं. ये टॉर्क बना रहे होंगे. ये टॉर्क बनाने की वजह से ये लीवर ऐसे क्या हो रहा होगा? घूम रहा होगा. जब ये डिस्क घूमेगी, तो इस डिस्क के घूमने की वजह से ये वाली डिस्क घूमेगी,
और उसकी वजह से ये वेट ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। जी जारिफ साहब, इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन फोर्स होगा? अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट 900 न्यूटन है तो कितना टेंशन फोर्स होगा स्ट्रिंग में? सर जी भाई 900 एज वेल। 900 एज वेल, यानी यहाँ पे कितना फोर्स काम कर रहा होगा? 900 का। 900 ठीक है, इज दैट क्लियर? जी, जी इसका सर। मतलब है कि यहाँ से कितना फोर्स पुल हो रहा होगा? 900 न्यूटन, सही है ना? जी सर। अच्छा, गौर से सुनिएगा जैद साहब, इसको अगर मैं इस डिस्क की सिर्फ बात करूं, इस डिस्क को अगर मैं अपना पिवट कंसीडर कर लूं, तो ये 900 न्यूटन पिवट से कितने डिस्टेंस पे है? 0.2। तो ये कितना मूवमेंट जनरेट कर रहा होगा 900 न्यूटन? 900 सर 180। इंटू 2, क्या आंसर आ रहा है? 900 इंटू 2 सर 180 आ रहा है 180 आ रहा है। मल्टीप्लाई। इसको घुमाने के लिए ऊपर भी आपको कितना मूवमेंट ही लगाना होगा? 180। 180 के बराबर। तो 180 के बराबर आपको मूवमेंट लगाने के लिए दो फोर्सेस हैं और उनके दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.2 है, यानी आपको टॉर्क चाहिए होगा 180 का। 180 का टॉर्क लगाने के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे? F इंटू टी 150। इज इक्वल टू एफ टी कितना है? 1.2। F किसके सर बी बराबर आ सर है? रहा ए है होगा आंसर। आंसर। सर ए होगा आंसर। ए बी। सर बी होगा। ए सर ए। सर ए 1.2। होगा। जी क्या आंसर आ रहा है? बी। ए होगा सर। 150 सर ए। ए सर क्यों बी होगा? होगा। ए क्यों होगा? सर 150 डिवाइड वो बाय दोनों 2। फोर्स मिला के आएगा ना। दोनों फोर्स मिला के आएगा तो डिवाइड बाय 2 करके एक का निकालेंगे। अरे भाई, हमने तो मैग्नीट्यूड एक ही फोर्स का लिया है। यस, आई थिंक सर द आंसर इज बी। द आंसर इज बी। सर बी होगा। जी सर, मुझे भी बी लग रहा सर था। मुझे पार्टी समझ नहीं आया। सबने पार्टी चेंज कर ली है। आंसर बी है इसका बाय द वे। बेटा टॉर्क सर में मैं वैसे तो ए क्यों नहीं होगा? ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम टॉर्क में लेते ही एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है। टॉर्क में हम लेते ही एक फोर्स का मैग्नीट्यूड है, दोनों का मैग्नीट्यूड लेते ही नहीं है। तो मिनिमम फोर्स यहां से कितनी लगनी चाहिए? 150। यहां से भी कितनी लगनी चाहिए? 150। तो वो टॉर्क जनरेट करेंगे ना आपके पास, फिर ये दोनों फोर्सेस कपल हो जाएंगे ना ये। सही है सर, समझ आ गया। जी बेटा, कौन कह रहा है मुझे समझ में नहीं आया सवाल? सर मुझे नहीं समझ आया। जी बेटा, चलो इसको रिपीट करते हैं। और किसको नहीं शायद समझ नहीं आया? बेटा शर्माओ नहीं, बता दो, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इस सवाल को। देखें, ये 900 न्यूटन का वेट इस कॉर्ड को नीचे की तरफ 900 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। इसकी वजह से इस वाले स्ट्रिंग में भी कितना फोर्स बन रहा होगा? 900 न्यूटन। अगर ऊपर वाली स्पेंडल को मैं छोड़ दूं तो ये वेट नीचे की तरफ जाएगा और ये स्पेंडल जो है टक 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 करके घूमता रहेगा और ये वेट नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने अपने दोनों हाथों से इसके ऊपर एफ और एफ का फोर्स लगाया हुआ। अब बाय द वे, ये जो 900 का न्यूटन का फोर्स है, ये इस डिस्क को किस मूवमेंट से घुमाने की कोशिश कर रहा है? पहले तो मैंने वो कैलकुलेट किया, तो मूवमेंट निकाला मैंने। मूवमेंट होगा 900, क्योंकि ये देखो फोर्स है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 0.2। तो 900 0.2, क्या आंसर आता है? 180 न्यूटन मीटर। तो ये जो 900 न्यूटन का लोड है, ये इस डिस्क के ऊपर कितना मूवमेंट जनरेट कर रहा है? 120 न्यूटन मीटर। इसको सपोर्ट करने के लिए मुझे इतना ही टॉर्क जनरेट करना है, और टॉर्क जनरेट करने के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा F इंटू डी का। टॉर्क के अंदर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेता है और वो कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम फोर्स F अप्लाइड ऑन ईच लीवर। ईच लीवर पे कितना मिनिमम फोर्स लगाना चाहिए? 75 नहीं, 150 लगना चाहिए, क्योंकि अगर 75 लगेगा तो वो तो इतना टॉर्क ही जनरेट नहीं कर सकेगा जितना इसको सपोर्ट कर रहा है। तो हमने टॉर्क कितना प्रोड्यूस करना है? 180 का। उसके लिए हमें फोर्स चाहिए, और डिस्टेंस कितना है दोनों के दरमियान में? 1.2 सॉरी। तो 180 को जब हमने 1.2 से डिवाइड किया तो F की वैल्यू हमें मिल रही है 150। ठीक है जी, दिस इज हाउ यू गेट योर आंसर। आई थिंक अब समझ में आया या अभी भी इशू है? सर लेकिन जी बोले। फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होंगी? तो अगर इक्वल यहाँ पे नीचे 900 है तो वो दोनों डिवाइड नहीं होंगी? 900 है नीचे। देखो बेटा, 900 का तो ये वेट फोर्स लगा रहा है, 900 का फोर्स मूवमेंट जनरेट कर रहा है। वो मूवमेंट जनरेट कर रहा है इस पिवट के अबाउट। तो इस पिवट के अबाउट अगर ये 900 न्यूटन का फोर्स मूवमेंट जनरेट कर रहा है,
तो इसको सपोर्ट करने के लिए आपको कितना फोर्स चाहिए? देखो 900 न्यूटन फोर्स ज्यादा इसलिए क्योंकि उसका पिवट से डिस्टेंस बहुत कम है। इसको सपोर्ट करने के लिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो इसलिए इतना कम है क्योंकि हमारे फोर्सेस के दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इसका अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स डिस्टेंस है। सही है ना? इसलिए हमें कम फोर्स लगा के इतना ही मूवमेंट जनरेट हम कर रहे हैं। जी अभी भी इश्यू है? ओके सर, सर। अंडरस्टूड। जी इमाद भाई समझ आया ये? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जी जनाब, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? जी सर। Yes, sir. The diagram show a solid cube with the weight W and sides of length L. It is supported by a frictionless spindle that passes through the center of the two opposite vertical faces. One of these face is shaded. The spindle is now removed and replaced at distance L over 4. ठीक है? To the right of its initial position. When viewing the spindle, when viewing the shaded face, what is the torque of the couple that is now to be needed to stop the cube from toppling? ठीक है जी, सवाल मैं क्लियर कर देता हूं। पहले इस क्यूब में को हमने एक स्पैंडल सेंटर में से गुजार के इसको हमने बैलेंस किया हुआ था। फिर इनका जी बेटा रेज हैंड क्यों कौन कर रहा है? ये सर थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हैं? जूम आउट कर देता हूं ये, ठीक है जी उस्ताद, सही है। जी सर। जूम आउट करना है, जूम इन करना है? जूम आउट करना था ताकि पूरा सवाल दिखे। अच्छा चलिए ठीक है, ये पूरा सवाल है, ठीक है। अच्छा जी, तो स्पैंडल पहले हमारे क्यूब के बिल्कुल सेंटर में से गुजर रहा था। हमने इस स्पैंडल को, हमें फालतू में जो है हमारा दिमाग खराब हो गया और हम लोगों ने स्पैंडल को सेंटर से L/4 के डिस्टेंस पे थोड़ा सा चेंज कर दिया। बाय द वे, इसके सेंटर से इसका क्या काम कर रहा होगा? जैसे वेट। वेट। क्योंकि हमारा स्पैंडल अब यहाँ सेंटर से हट के इस साइड पे आ गया है, तो अब ये वेट इसको कैसा घुमाने की कोशिश करेगा? जी, ये किस साइड पे क्यूब गिरने की कोशिश करेगा बताइए? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये चीज समझ आ रही है सबको? जी जी सर। आयशा, फरीहा, नहीं sir, समझ नहीं आया। देखो जब सेंटर में था तो इसका वेट यहां से काम कर रहा था, तो जब वेट यहां से काम कर रहा तो स्पैंडल ने ऊपर की तरफ रिएक्शन का फोर्स लगा दिया और ये टॉपल नहीं हो रहा। लेकिन अब हमने क्या किया है, हमने इसको थोड़ा सा इस साइड पे मूव कर दिया है, स्पैंडल को सेंटर से हिला दिया है, ठीक है ना? तो सेंटर से जब हमने हिलाया तो वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है और स्पैंडल से रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा है। क्या इन दोनों के दरमियान में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गया, नहीं बन गया? Yes, sir. बन गया। कितना डिस्टेंस बन गया? L/4 का। तो अब ये क्या जनरेट करने की कोशिश करेगा? टॉर्क, ठीक है। तो ये अगर पिवट है तो ये इसको टॉर्क, ये वाला वेट इसको किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और ये रिएक्शन भी कैसा घुमाने की कोशिश करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रही है बात? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब ये कह रहा है when viewing the shading area, what is the torque of the couple that will now needed to stop the toppling? By the way, हमारा क्यूब का वेट अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको टॉपलिंग से रोकने के लिए
मजीद एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाया जाएगा या क्लॉकवाइज टॉर्क लगाया जाएगा? जी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज लगाया जाएगा। अब बाय द वे पहले हम ये कर लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज निकाल लेते हैं और क्लॉकवाइज उतना ही लगाना पड़ेगा हमें। तो हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, टॉर्क कैसे निकलता है? वेट क्या है? W, और दोनों के कपल के दरमियान में डिस्टेंस कितना है? जी, व्हाट इज द डिस्टेंस? L/4। तो टॉर्क किसके बराबर होता है? F/D के। टॉर्क इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय L/4। तो आपके पास कितना टॉर्क बन रहा है? WL/4। ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो इसको सपोर्ट करने के लिए हमें कितना टॉर्क देना पड़ेगा? जी, सर क्लॉकवाइज। WL/4 WL/4 क्लॉकवाइज। यानी Clockwise. करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी। डी करेक्ट D. आंसर। क्लियर हुआ ये सवाल? जी, जी सर। मशहूद भाई जी सर। कहाँ गायब है? जी सर। सर यहीं। अच्छा ठीक है, चले बच्चों आज की क्लास में जरा जल्दी खत्म कर रहा हूँ, ठीक है ना? आप लोग भी आज थोड़ा रिलैक्स कर लें। मशहूद भाई की बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है, चार्ज खत्म हो चुका है, पावर बैंक भी खत्म हो गया, ठीक है ना? चले सो जाए, ठीक है भाई? जी सर, अल्लाह जी हाफिज़। सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह